लोगों का मूड बदला है कि अब लोग बदलाव चाह रहे हैं। बहुत हो गया, लोग उकता चुके हैं और देश जहां आगे बढ़ना चाहिए था, देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे जो है वो जा रहा है। देश की जो संपत्तियां थी और जो देश की संपत्तियां खड़ी करी गई थी, जो पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने खड़ी करी थी, धीरे धीरे उनको अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले कर दिया। सरकार की तरफ से जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, विस्तार होना है, उसमें राजेंद्र राणा का नाम क्या हो सकता है? राजनीति में संभावनाएं हमेशा प्रबल रहती हैं और राजनीति में हो आदमी, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। कांग्रेस ने गारंटियों की बात की थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जो गारंटियां हैं वो पूरी हो पाएंगी? पहली कैबिनेट में हमारा वायदा था ओपीएस का, जो कि पूरा किया गया। ये जो 1 लाख कर्मचारी लोगों को नौकरी जो नौकरी है वो 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो कि 1 साल में 1 लाख बनता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। उस पर सरकार जो है बड़ी गंभीरता से काम कर रही है और लोगों को रोजगार देने के लिए प्रक्रिया शुरू है। सरकार बनाने में और कांग्रेस को जोड़ने में कहीं ना कहीं आपका अहम रोल रहा है, तो क्या आपकी हाईकमान से बात चल रही है? ओपीएस को लेकर मेरा ये सवाल है कि सरकार जो है वो ओपीएस और एनपीएस दोनों ही विकल्प लेकर चल रही है। इस बारे में आपसे राय जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आखिर ये माजरा है कि दोनों ही विकल्प जो है वो सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। देखिए, ऑप्शन ली जाती है एम्प्लॉइज की कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम अडॉप्ट करना चाहते हैं या न्यू पेंशन स्कीम अडॉप्ट करना चाहते हैं। नमस्कार, द समर न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। आज हमारे साथ खास बातचीत में ऐसी शख्सियत शामिल है जो 2012, 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ साथ सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो कांग्रेस की जीत हुई है कर्नाटक में, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कर्नाटक की जनता का भी हम धन्यवाद करते हैं। सर, कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, इसका श्रेय किसे देंगे और देवभूमि हिमाचल के इसके परिदृश्य से आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि ये देवी देवताओं का प्रदेश है। देवी देवता हिमाचल प्रदेश में वास करते हैं और हाल ही में नवंबर महीने में 2022 में जो चुनाव हुए प्रदेश विधानसभा के, हमने उस समय भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश होने के नाते यहाँ से जो शुरुआत होने वाली है उसकी हवा पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जाएगी और उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। आज कर्नाटक का बहुत बड़ा प्रदेश है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी वहाँ जीती है। लोगों ने बड़ा जनादेश दिया है। इससे साफ साफ पता चलता है, संकेत हैं कि लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नीतियों से उकता चुके हैं, लोग तंग हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 2024 के भी चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले 4 राज्यों के इसी साल विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यहाँ भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो है वो सरकारें बनने जा रही हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि जब एक टर्म किसी व्यक्ति को मिलती है, किसी पार्टी को मिलती है, 2 टर्म मिल जाती हैं। 2 टर्म जो 10 साल किसी भी सरकार को अपना परफॉर्म करने के लिए बहुत होते हैं और इन 10 वर्षों में देश की जनता को महंगाई मिली है, बेरोजगारी मिली है और जिन जिन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने का प्रयास किया है उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामले बने हैं। इसलिए लोकतंत्र में सरकार बनाने का अधिकार लोगों के पास है और 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो उल्टी गिनती है
वो आने वाले दिनों के लिए शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में ही आपने 3 बड़े चुनाव जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। पहले उपचुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव और अब नगर निगम शिमला चुनाव। तो इसके बारे में आपकी क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि 3 चुनाव जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, बाई इलेक्शन जीते हैं, असेंबली जीती है, अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन जीते हैं। इससे पहले बाई इलेक्शन से पहले भी 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन हुए थे, जिसमें 2 हमने क्लियर कट कॉरपोरेशन जीती थी और तीसरी जो थी वो थोड़े से पॉइंटों से हम रह गए थे। तो वहाँ से ये लोगों का जो मूड था वो चेंज दिख रहा था। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जिस तरीके से अब कर्नाटका के चुनाव के बाद लोगों का मूड को भांपने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का मूड बदला है कि अब लोग बदलाव चाह रहे हैं। बहुत हो गया, लोग उकता चुके हैं और देश जहां आगे बढ़ना चाहिए था, देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे जो है वो जा रहा है। और देश की जो संपत्तियां थी और जो देश की संपत्तियां खड़ी करी गई थी, जो पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने खड़ी करी थी, धीरे धीरे उनको अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले कर दिया गया है, उनको बेच दिया गया है। इससे देश जो है वो, देश की जो जनता है वो अब जो है बदलाव चाहती है। इसी के साथ साथ एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बेशक राजेंद्र राणा का नाम दिग्गजों में शामिल है और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि नामुमकिन को मुमकिन करना राजेंद्र राणा का नाम है। तो मैं इसी पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपका नाम जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी शामिल था और अब जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये एक जो है सवाल है कि आखिर जो सरकार की तरफ से जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, विस्तार होना है, उसमें राजेंद्र राणा का नाम क्या हो सकता है, क्योंकि जनता आपको अब मंत्री के पद पर देखना चाहती है। राजनीति में संभावनाएं हमेशा प्रबल रहती हैं और राजनीति में हो आदमी, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। और हम राजनीति में हैं, चाहे अपनी व्यक्तिगत लाइफ में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, हम लोग भी आशावादी हैं। और मैं समझता हूँ कि जब आप किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं तो पार्टी का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, पार्टी के फैसले के साथ चलना पड़ता है। और पार्टी जहाँ हमारी सेवाएं उचित समझेगी, हम वो सेवाएं देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। अगर वो मंत्री के रूप में हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं, पार्टी किसी और प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं, ये पार्टी ने देखना है। जहां भी पार्टी आदेश करेगी हम उसको निभाएंगे। सरकार बनाने में और कांग्रेस को जोड़ने में कहीं ना कहीं आपका अहम रोल रहा है, तो क्या आपकी हाईकमान से बात चल रही है? देखिए, हाईकमान को सब पता है। जब ये 5 साल का दौर रहा है, हम लोग अपोजिशन में रहे, हमने विपक्ष की भूमिका को बाखूबी निभाया है और सरकार की जो कमियां थी उनको, सरकार की कमियों को जनता की अदालत में हर रोज़ ले जाते रहे हैं। और पार्टी ने जहाँ जहाँ भी जिम्मेदारी लगाई है, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शनों में लगाई है, चाहे उपचुनावों में लगाई है, चाहे जो असेंबली के जनरल इलेक्शन हुए हैं 2022 में नवंबर में, इन चुनावों में भी जहाँ जहाँ भी जिस भी विधानसभा क्षेत्र में मेरी डिमांड थी, वहाँ के कैंडिडेट ने डिमांड करी, वहाँ भी हम प्रचार करने के लिए अपना चुनाव क्षेत्र, अपना चुनाव का प्रचार छोड़ के वहाँ भी हम लोग जाते रहे। लगभग 10 चुनाव क्षेत्रों में मैं गया हूँ। तो ये पार्टी की सेवा है, जहाँ पार्टी ठीक समझे वहाँ हम निभाएंगे उसको। कांग्रेस ने जब सत्ता में आई थी तो कांग्रेस ने गारंटियों की बात की थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जो गारंटियां हैं वो पूरी हो पाएंगी? हालांकि आप जानते हैं कि अभी प्रदेश पर 70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कुछ ना कुछ लोगों के साथ वायदे होते हैं, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, और जो कमिटमेंट्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो बॉन्ड होती है कि उनको इम्प्लीमेंट करे। जहाँ तक गारंटीज़ का प्रश्न है, इसमें 3 गारंटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 3-4 गारंटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली जो गारंटी थी जिसमें ये चुनाव जिस मुद्दे पे लड़ा गया है, वो थी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको आते ही पहले ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेके और उसकी जो सारी फॉर्मेलिटीज़ उनको कंप्लीट करके अब पूरे के पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने अपनी जो सहमति है वो दे दी है और अब सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है और स्कीम लागू कर दी है। ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा था कि महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात। तो पहले बजट में 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपये देने का ऐलान जो है
वो बजट में हो चुका है, व्यवस्था हो चुकी है। तीसरा था कि बिजली फ्री देने का 300 यूनिट, उस पे जो है वो सरकार वर्कआउट कर रही है। और जहाँ तक रोज़गार का प्रश्न है उसके लिए भी सरकार जो लगी है। देखिए, कोई भी सरकार बनती है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कई तरह के प्लानिंग होती है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इनको सबको इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो लोगों की अदालत में फिर जाना पड़ेगा। तो इसलिए पार्टी को भी चिंता है, सरकार को भी चिंता है, मुख्यमंत्री जी को भी चिंता है। ओपीएस को लेकर मेरा ये सवाल है कि सरकार जो है वो ओपीएस और एनपीएस दोनों ही विकल्प लेकर चल रही है। इस बारे में आपसे राय जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आखिर ये माजरा है कि दोनों ही विकल्प जो है वो सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। देखिए, ऑप्शन ली जाती है एम्प्लॉइज़ की कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम अडॉप्ट करना चाहते हैं या न्यू पेंशन स्कीम अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है 100 में से 100% एम्प्लॉइज़ विल गो फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। तो उन्होंने अपनी सहमति, मैंने जिक्र किया कि सहमति उन्होंने दे दी है, और मुझे लग रहा है 100% कर्मचारियों की सहमति ओल्ड पेंशन स्कीम पर बनी है। और मैं इस बात का जिक्र पहले भी कई कर चुका हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि 2002 से पहले, 3 से पहले लागू थी, कोई भी सरकारी कर्मचारी जब नौकरी करता है 58 साल तक या 60 साल तक नौकरी करता है, वो भी चाहता है कि मेरी आफ्टर रिटायरमेंट मेरी सोशल सिक्योरिटी हो। अब एमएलएज़ को, मेंबर पार्लियामेंट्स को, इनको पेंशन मिलती है, तो पेंशन जो है एक सामाजिक सुरक्षा है और सबको मिलनी चाहिए। उसी दृष्टि से, उसी दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, और इसकी शुरुआत हमने शुरू की है। और अभी जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस की सरकारें बनने जा रही हैं, वहाँ पर ये हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सर, इस समय मुद्दा जो है वो वाटर सेस का है। सीएम सुक्खू का बयान था कि वाटर सेस लगाएंगे और इससे जो है 1200 करोड़ की कमाई जो है वो हिमाचल को हो सकती है। हालांकि इसमें हरियाणा और पंजाब दोनों ही विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या ये तर्कसंगत है। देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी ये चीज़ क्लैरिटी हो चुकी है, ना तो पंजाब पे सेस लग रहा है तो ना हरियाणा पे लग रहा है। ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पावर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं जिन्होंने लगाए, उनके ऊपर ये टैक्स लगेगा, ना कि कोई पंजाब स्टेट पर लग जाएगा कि हरियाणा स्टेट पर लग जाएगा। ऐसा किसी ने कोई गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की है। ये तो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा। सर, कांग्रेस ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में जो है वो नौकरी दी जाएगी 1 लाख लोगों को। क्या ये जो वादे हैं किए गए हैं नौकरी को लेके, हिमाचल में बेरोजगार बहुत हैं, तो इसको लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, नहीं, कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने ये वायदा नहीं किया है कि पहली कैबिनेट में हमारा वायदा था ओपीएस का, जो कि पूरा किया गया। ये जो 1 लाख कर्मचारी लोगों को नौकरी और ये जो नौकरी है वो 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो कि 1 साल में 1 लाख बनता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। उस पर सरकार जो है बड़ी गंभीरता से काम कर रही है और लोगों को रोजगार देने के लिए प्रक्रिया शुरू है। इस पर मैं जरूर काटना चाहूंगी। 1 लाख नौकरियों का सीएम सुक्खू की तरफ से ये वादा तो किया गया था, लेकिन इसी के साथ साथ जो पुरानी नौकरियां थी, नौकरी ये वाली तो छोड़िए, लेकिन जो पुरानी जो रिजल्ट थे वो भी अभी लटके हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब जो पुराने जो रिजल्ट लटके पड़े हैं उनको हम उनकी घोषणा करेंगे, घोषित करेंगे। दूसरा कारण ये था कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन जो कि हमीरपुर में स्थित था, वहाँ पर जो जिस तरीके से नौकरियों का व्यापार धंधा चला हुआ था, वो सरकार में आते ही उस भ्रष्टाचार को जो है उसका पर्दाफाश किया गया है, ताकि जेन्युइन लोगों को रोजगार मिले। होता क्या था कि पिछली सरकार में कि वहाँ से हेरा फेरी हो रही थी, पेपर लीक हो रहे थे, और पिछली सरकार में पुलिस का पेपर लीक हो गया, 2 बार लीक हुआ, और पटवारियों के पेपर जो है वो रद्द करना पड़े। इसी तरीके से इस तरह की जो धांधलियाँ चली हुई थी उनको विराम लगाया गया है और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। और अब जो है वो जब तक ये फैसला नहीं होता सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन का, तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो है भर्तियों का इंतजाम जो है किया जा रहा है, और उसके लिए जो सरकार जो है बड़ी तेजी से काम कर रही है। पंजाब में जो है वो मंत्रियों को साफ एक पेंशन दी जा रही है, क्या हिमाचल में ऐसा हो सकता है? देखिए, पेंशन एक ही मिलती है, ये समझने की ज़रूरत है। अब कहीं किस तरीके से इसको
लोग लेते हैं। ये पेंशन 3-4 पेंशन किसी को नहीं मिलती है। मैं तीसरी बार एमएलए बना हूँ तो मुझे 3 पेंशन नहीं मिलेंगी। मतलब कल को मैं रिटायरमेंट लेता हूँ तो मुझे कोई 3 पेंशन नहीं मिलेंगी। अगर 1 लाख रुपया पेंशन है या 80,000 पेंशन है तो अगर मैं 2 टर्म लगाता हूँ तो 5,000 रुपये बढ़ जाएगा। अगर 3 टर्म हो तो 10,000 रुपये बढ़ जाएगा पेंशन में। तो ये जो लोग समझते हैं कि 3-3 पेंशनें मिलती है, 3 पेंशन एक ही मिलती है, पर उसमें अगर 3 टाइम का एमएलए है कि 4 टाइम का, उसकी जो पेंशन है वो एक वर्ग के एमएलए की बजाय वो ज़्यादा होती है थोड़ी सी। वो 5-5 हज़ार का फ़र्क है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये समझने का किसी ने गलत समझा है इसको, कोई दो पेंशन नहीं है। सर, सीएम सर हमेशा ये बात करते हैं कि कम खर्चे किए जाएं, उनका बयान हमेशा सामने यही आता है कि कम खर्चे किए जाएं, लेकिन क्या ये तर्कसंगत है कि 6-6 सीपीएस बनाए जा रहे हैं, उन पर लाखों रुपए खर्च भी हो रहे हैं? तो इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, कई बार पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, परंतु ये मामला भी कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर कोई चर्चा करना मुझे लग रहा है, मैं उसके ऊपर कोई चर्चा करूं तो ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से मंत्री हैं, एमएलएज हैं, उन पर गाड़ियां जो हैं, गाड़ियां आती हैं 40-50 लाख की, और उसके अलावा उनको जो अतिरिक्त भत्ते हैं वो भी दिए जाते हैं, और अगर बात की जाए तो फ़ोन खर्च वो भी 15,000 रुपये है। तो क्या ये सही है? मतलब एक तरह से खर्च जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि हिमाचल सरकार जो है वो हमेशा ये कहती है कि कर्ज है, बोझ हमारे पर कर्ज का है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस हक में हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर, कि कोई भी चुना हुआ व्यक्ति आज के इस दौर में उसके खर्चे भी हैं, उसकी मूवमेंट है, उसके खर्चे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खर्चे हैं। व्यक्ति को इतने पैसे दे दीजिए कि ताकि वो ईमानदारी के साथ अपने परिवार को और सिस्टम को चला सके। अगर जितनी ज़्यादा आप उनको कम देंगे तो गलत काम करेंगे, और वो कई चीज़ें समाज में चुने लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो दिल्ली में भी यही हुआ था कि कितनी सैलरी उनको दे रहे हैं, रिस्पेक्टेबल सैलरी दे रहे हैं, ताकि उनको कोई ऐसा वैसा सोचने की ज़रूरत ना पड़े या ऐसा काम करने की ज़रूरत ना पड़े जिससे पार्टी की और व्यक्ति की बदनामी हो। तो मुझे लग रहा है एक रिस्पेक्टेबल सैलरी मिले, जो मुझे लग रहा है एमएलए इसको मिल रही है, तो ताकि वो कहीं उसको ये ना कहीं इधर उधर का कोई गलत काम ना करना पड़े। मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है। एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। 3 बड़े चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है और अब जो है लोकसभा चुनाव है, इसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से 3 चुनाव जीते हैं, ये चौथा चुनाव आने वाला अगले साल, इसके लिए पार्टी अब फ्री हो गए हैं, क्योंकि अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी ओवर हो गया, कर्नाटका भी ओवर हो गया। अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन को लेकर जो है वो तैयारी करना शुरू कर रही है, और हिमाचल भी प्रदेश उसका हिस्सा है। और मेरी तो व्यक्तिगत राय है कि पार्टी को समय रहते कैंडिडेट का जो सिलेक्शन भी करना चाहिए और उनको काम को लगा भी देना चाहिए, मेरी अपनी राय है। जिस तरह से कई दिग्गज नेता हैं, कई बड़े मंत्री हैं, इवन हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी भी काफ़ी आगे आकर अपने पिता को सपोर्ट करती हैं। क्या आपके बेटे भी आपको इसी तरह से सपोर्ट करते हैं? और सुना ये भी गया है कि वे आईटी में भी काफ़ी अव्वल हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को इसका कोई फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, लोकतंत्र में मैं एमएलए हूँ, मुकेश अग्निहोत्री जी भी एमएलए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो पॉलिटिकल फैमिली से कोई बच्चा या बेटा बेटी कोई काम करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ओपन है, कोई काम कर सकते हैं। एक डॉक्टर का बेटा अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक बिजनेसमैन का बेटा एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, तो ऑप्शंस खुली हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि किसी भी परिवार का कोई बेटा अगर अच्छा काम करने की क्षमता रखता है, लोगों की सेवा करने का जज्बा रखता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुकेश जी की बेटी है, अगर वो अच्छा काम कर रही है, लोगों की नज़रों में अच्छा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और कोई कर रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे राजनीति में है, वो काम कर रहे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो परिवार में काम कर रहे हैं और कोई इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और जिसका कोई सेवा का जज्बा है, सेवा करना चाहता है, अंततः फैसला पब्लिक करती है, लोकतंत्र का तकाजा है। काफ़ी कुछ आपने जो है वो साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन मुकुल शर्मा के साथ कविता सिंह, समर न्यूज़ हिमाचल।